Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Pokli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ट्रेनिंग होता क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है, हम कैसे मतलब हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि आपने सोच ही लिया है कि किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम किसी इंडिविजुअल को ट्रेन कर सकते हैं. सो यहाँ दो मेथड्स के बारे में बात हुई है. दे सेड ट्रेनिंग दो मेथड से हम प्रोवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकेंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. अब थोड़ा बहुत तो आपको नाम से ही क्लिक कर दिया गया होगा कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है. मतलब आप जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ आपकी ट्रेनिंग चल रही है. मतलब आप उस पर्टिकुलर जॉब पे बैठे बैठे ही ट्रेनिंग कर रहे हैं. ऑन द जॉब मतलब जॉब है उसके ऊपर बैठे बैठे ही आप ट्रेनिंग कर रहे हैं. और ऑफ द जॉब मतलब जॉब नहीं है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं. तो ये आपके जॉब वाले प्रीमाइसेस में हो नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जॉब वाले प्रीमाइसेस भी होगी, अलग भी हो सकते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में किसी और जगह. सो ऑन द जॉब मतलब जॉब पे बैठे बैठे पर्टिकुलर ट्रेनिंग चल रही है. ऑफ द जॉब मतलब जॉब से हटके ट्रेनिंग चल रही है. इसको और एलैबोरेटिव वे में समझते हैं. यहाँ से ये से बोलता है ऑन द जॉब के बारे में, व्हेन द एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड while they are performing the job. जैसे कि इफ यू रिमेंबर मैंने वो मौसी के लड़के वाली बात बताई थी ना आपको कि एक इंसान था, वो पानीपुरी का ठेला लगाए हुए था, उसके पास वर्क प्रेशर बहुत बढ़ गया तो उसने अपने मौसी के लड़के को बुला लिया था. राइट तो बस उसी एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे. अब यहाँ पे इसने जब अपने मौसी के लड़के को यहाँ पे रखा और इसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था, तो ये थी उसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग. जब वो लोगों को पानी पूरी खिला रहा था तो उस टाइम पे वो जॉब भी परफॉर्म कर रहा था और अपने आप को ट्रेन भी कर रहा था. जैसे चांदनी चौक टू चाइना में अक्षय कुमार सब्जियां काटता है और सीखता है, तो वो क्या है, जॉब भी हो रही है और सीख भी रहा है. सो यहाँ पे भी सेम चीज है, आपकी जॉब भी चल रही है और साइमल्टेनियसली आपको स्किल्स भी आ रही हैं. अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉयज लर्न बाय डूइंग. इस मेथड में इंसान करते करते सीखता है. ये जब पानी पूरी खिला रहा था तो ये काम कर रहा था और काम करते करते ये चीजें सीख रहा था. तो ये क्या है, इसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है. दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स and the advantage of this method is employees can learn practical problems while working on the job. ऐसी चीजें सिर्फ टेक्निकल जॉब्स के लिए अच्छी होती हैं, जो भी टेक से रिलेटेड, जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं उनके लिए अच्छी होती है. और जो सही बात है, जो सबसे अच्छी बात है इस पर्टिकुलर चीज़ की, वो ये है कि आप काम करते करते प्रैक्टिकल स्किल्स गेन कर रहे हैं, आप नई चीज़ें सीख रहे हैं. लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है. जैसे एक एडवांटेज पढ़ लिया तो एक इसका डिसएडवांटेज है. वो बोलता है द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज दैट इट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. इससे क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाती है. अब देखो जैसे वो पानी पूरी खिला रहा था, खिलाते खिलाते वो पानी पूरी खिलाना सीख भी रहा था. ठीक है, वो पहले से सीख के नहीं आया था, वो यहाँ पे आया था, इसके भाई ने इसको काम पे लगा दिया तो ये सीख रहा है अब. ठीक है, तो ऐसे में होता है कई बार ये पानी पूरी, जैसे मैंने बताया था, हाथ में ज्यादा देर होल्ड कर लेते तो पानी की वजह से वो क्या हो जाती है, क्रश हो जाती है. तो ऐसे में क्या कर रहा है, ये रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहा है. तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि जब आप जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी टाइम पे आपको अगर स्किल्स पहुंच रही होती हैं, ट्रेनिंग पहुंच रही होती है, तो वो जॉब करते करते आप बहुत सारा रिसोर्स को वेस्ट भी करते हो. जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ इसका. एक बिजनेस था जो शर्ट्स बनाता था. ठीक है, शर्ट्स बना रहा है,
एक इंसान को रखा है, एक्सक्यूज मी, टेलर के रूप में एक इंसान को रखा है जो कि अभी उसको कुछ स्किल्स आती नहीं थी, वो सीख रहा है यहाँ पे। तो मेन टेलर ने इसको असिस्टेंट रखा है, अभी इसको कुछ नहीं आता, सीख रहा है। कि कौन सी ट्रेनिंग है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, मतलब ट्रेनिंग चल रही है जब ये जॉब परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ऐसे में हो सकता है ये बहुत बार कागज को, मतलब इस कपड़े को इधर से इधर काट दे। मान लो इसने ऐसा कट लगा दिया, क्या अब शर्ट बन पाएगी? कुछ भी नहीं बन पाएगा। इसने ये नहीं लगाए और ये अंदर से अटैच होते थे जिसके कारण वापस वो लग भी नहीं पाएंगे। इसने किसी पे कॉलर नहीं लगाया, तो ये सारी शर्ट्स जो इसने बनाई वो क्या थी? वो बेकार शर्ट्स थी जो कि आपके काम नहीं आ सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिसोर्सेस का वेस्टेज हो रहा है, इंसान रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहा है। सो ये है हमारा यहाँ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि जब आप ऑन द जॉब किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो वो रिसोर्सेस को बहुत बुरी तरह से वेस्ट करते हैं। और ये वो इंटेंशनली नहीं कर रहे। आप खुद सोच के देखिए, जब आप कुछ नया सीखते हैं, फॉर से मैं पेंटिंग करना सीख रही हूँ, तो ऐसे में मैं पेंटिंग करते करते बहुत सारे कलर्स यूज करूंगी, तो ऐसे में क्या कर रही हूँ? मैं वेस्टेज कर रही हूँ। फॉर से किसी पर्टिकुलर चीज का मुझे एक लाइटर टोन बनाना था, कलर्स में कैसे होता है, पिंक का मुझे लाइटर टोन बनाना है तो उसमें मैं व्हाइट ऐड करूंगी। मैंने क्या किया? व्हाइट लिया, उसमें थोड़ा सा पिंक डाला, मुझे लगा कम है, मैंने और डाल दिया बिना हिसाब किताब के, पर वो तो एक डार्कर शेड आ गया। अब मुझे उसमें और वाइट ऐड करना पड़ेगा लाइटर शेड लगाने के लिए। जो बच्चे आज करते होंगे उनको समझ में आ रही होगी ये बात। तो ऐसे में भैया और वाइट डालो, तो मैं वाइट वाले उसको कलर को क्या कर रही हूँ? मैं वेस्ट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज मैं राइट टोन नहीं बना पा रही हूँ कलर की, क्योंकि मेरे पास अभी वो प्रैक्टिकल नॉलेज और वो स्किल नहीं है, मैं सीख रही हूँ, तो मैं चीजें भी क्या कर रही हूँ? ज्यादा वेस्ट कर रही हूँ। फिर ये बोलते हैं whenever employees are dealing with expensive and sophisticated machinery then on the job methods of training should be avoided। जब बात हो रही हो सोफेस्टिकेटेड मशीनरी या फिर एक्सपेंसिव मशीनरी की, मान लीजिए जैसे आजकल पीसीस बनते हैं ना, बहुत महंगे पीसीस बनते हैं, गेमर पीसी बोलते हैं उसको, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, तो वो 2-2, 3-3 लाख 4-4 लाख के आते हैं। अब किसी इंसान को पीसी यूज करना नहीं आता था, आप उसको 5 लाख का पीसी हाथ में दे रहे हो, ठीक है। अब उसने कुछ भी गड़बड़ी की, आपके तो 5 लाख चले गए, खेल लग गए। तो ये चीज ना हो, इसके लिए अवॉइड करो कि ऐसे लोगों को एक्सपेंसिव मशीनरी पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं दे। हम उन्हें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दे दें जहाँ पे हम उन्हें पहले ही समझा दें कि इस पर्टिकुलर पीसी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो ये हैं कुछ बेनिफिट्स, कुछ डिसएडवांटेजेस और एक मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का। आई होप आपको ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग समझ में आया है। अब अगर हम बात करें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एज द नेम सजेस्ट कि ऑफ द जॉब मतलब आपको जॉब से साइड भेज दिया जाएगा। अब क्या है, पहले हम दोबारा से वो पानीपुरी वाला एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। देखिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में मौसी के लड़के को क्या कर रहे थे आप? जॉब करवाते करवाते कुछ नया सिखा रहे थे, बिल्कुल ठीक है। ऑफ द जॉब में आपने क्या किया? आपने उसे यहाँ पे रखा, आपको समझ में आ गया कि इससे वैसे नहीं हो पाएगा, इसको पहले सीखना पड़ेगा। आपने उसे बोला कि एक जान पहचान की आंटी है, एक जान पहचान की आंटी है, तुम ना इनके पास चले जाओ, ठीक है। ये तुम्हें अपने किचन में पानी पूरी कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखा देंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप उसे वहीं पे खड़े हुए पानी पूरी बनाना या बेचना नहीं सिखा रहे हैं, ना ही सर्व करना सिखा रहे हैं। आपने अपने मौसी के लड़के को भेज दिया है इस आंटी के पास कि वो अपने किचन में तुम्हें पानी पूरी बनाना सिखा देंगी और पानी पूरी को कैसे सर्व किया जाता है वो भी बता देंगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें 15 दिन उनके पास जाना है। 15 डेज कंटिन्यूसली तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें सारी स्किल्स ऐसे याद करवा देंगी, सिखा देंगी इतने अच्छे तरीके से।
अब यहाँ पे अगर हम सोचें कि क्या हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आप इंसान को अपने साथ खड़ा करके जॉब पे परफॉर्म करवाते करवाते उसको नया कुछ नहीं सिखा रहे, बल्कि आपने उस इंसान को जॉब से थोड़ी दूर भेज दिया है, किसी के यहाँ भेज दिया है, और उसे वहाँ पे वो सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है। जब वो एक बार स्किलफुल बन जाएगा, जब वो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तो वो वापस जॉब ज्वाइन कर लेगा। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या बोलता है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर जॉब पोजिशन, which means employees are given a break from the job and sent for training। यहाँ से उस लड़के को ब्रेक मिल गया और उसे जॉब से दूर भेज दिया गया ताकि वो कुछ नया सीख सके। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजरल जॉब्स। जैसे टेक्निकल जॉब्स के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग अच्छा था, वैसे ही मैनेजरल जॉब्स के लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बोलते हैं, सेमिनार्स अटेंड करने के लिए बोलते हैं, और इस प्रकार से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सो ऑन द जॉब में आपको जॉब पे बिठा के वहीं पे ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वेयरएज ऑफ द जॉब पे आपको जॉब से साइड हटा के सीट से कहीं और भेज के ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। देखिए, ये तो हमने समझ लिया कि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में क्या डिफरेंस होता है और क्या होता है इनका मतलब। अब हम समझते हैं कि जब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करते हैं या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो इनके अंदर कितने सारे मेथड्स आते हैं उनके बारे में। देखिए, एक एक करके हम सारी चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में, प्रिसाइज वे में समझेंगे, और उसके बाद हर एक प्रोग्राम को, हर एक मेथड को हम डिटेल में समझेंगे। अब याद रखिएगा, फ्रॉम द टाइम जब मैं स्कूल में थी टू द टाइम जब आप स्कूल में हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। ये पर्टिकुलर टॉपिक तो आप छोड़ना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। मैं बहुत सारे टॉपिक्स में ऐसा बोलती हूँ आपको, क्योंकि वाकई में वो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से उठा के एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, और वो एक क्वेश्चन आपको बढ़ा भी सकता है और डुबा भी सकता है। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा ये टॉपिक। और आजकल तो केस स्टडीज आते हैं, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। पहले हम समझते हैं इन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मतलब आपको यहाँ पे अप्रेंटिस बना के किसी ऑफिस के प्रेमाइसेस में काम करवाया जाता है। अब जैसे ये है, वैसे ही एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी होती है, जहाँ पे आपको इंटर्न रखा जाता है। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। तो इन दोनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इनका डिफरेंस भी समझेंगे कि एक दूसरे से कैसे डिफरेंस होते हैं। कई बार आई हैव सीन पीपल, मतलब ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि बड़ी एज के लोग होते हैं, वो भी अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप को एक साथ बोलते हैं या फिर एक दूसरे की जगह पे बोलते हैं, बट दे आर टू डिफरेंट प्रोग्राम्स, तो उनको हम अलग अलग वे में समझेंगे। देन कोचिंग क्लास, ऑब्वियसली आपको ऑन द जॉब बैठ के कोच किया जाता है। जैसे फुटबॉल प्लेयर को खेलते खेलते ही नई स्किल्स सिखाई जाती हैं, काइंड ऑफ दैट। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जहाँ पे आपकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखी जाती है जॉब पे बैठे बैठे ही। फिर होता है जॉब रोटेशन, एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब, तीसरी जॉब से चौथी जॉब, ऐसे आपको भेजा जाता है अलग अलग जॉब्स पे, ताकि आप हर एक जॉब की स्किल्स को अटेन कर सके। फिर बात आती है ऑफ द जॉब। अच्छा हाँ, अगेन याद रखिएगा, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो आपको जॉब पे बिठाए बिठाए ही नया नया कुछ सिखाते हैं। अब हम बात करें ऑफ द जॉब में, तो आपको काम से परे भेज दिया जाएगा, और इन तरीकों से आपको काम से परे भेजा जा सकता है, जैसे कि क्लासरूम, लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस। आपको किसी क्लासरूम में भेज दिया जाएगा कि वो नई स्किल सीख के आओ। आपके यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बना दिया जाएगा, जहाँ पे वो टैली पैली सीखा था ना, पैली करके एक नया सॉफ्टवेयर आया, वो एक ट्रेनर बिठा दिया है, वो आपको सिखा रहा है, जितने भी आप अकाउंटेंट्स हैं उस पर्टिकुलर ऑफिस में, और आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल रूम में बैठ के, क्लासरूम में बैठ के लेक्चर्स ले रहे हैं और सीख रहे हैं वो पर्टिकुलर चीज़। देन फिल्म्स,
केस स्टडीज, कोचिंग क्लास, computer modeling, that's one computer modeling only, अलग अलग नहीं है. सो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आपको ऑफ द जॉब भेज के सिखाई जा सकती हैं नई नई स्किल्स. अगेन ये सब चीज़ें अभी मेरे लिए थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा. मैं आपको जब डिटेल में बात कर रहे होंगे तब भी इंडिविजुअली हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अभी वो शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगा, बड़े में अच्छे से तसल्ली से कवर हो जाएगा. सो ये हैं कुछ मेथड्स ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब वाले. अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, तो आप 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये लिखेंगे कि पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है. ठीक है, इनका एक्सप्लेनेशन 2-2 लाइनों में, 3-3 लाइनों में कवर कर देना, और उसके बाद एग्जाम्पल लिखना कि इस प्रकार से हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है. और लगे कि आपको कम लग रहा है स्टफ, तो आप एक आधे को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना एक आध लाइन में. ठीक है, तो इतना एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा. अब हम फाइनली चलते हैं हमारी फर्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे. अब ये बोलते हैं द वर्कर्स सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब are sent for apprenticeship training program, which is an on-the-job method of training. In it, the workers or learners regarding the skill of the job. They will learn the jobs. The master worker performs the job and he starts taking up the job step by step, and the master worker becomes the observer when the training. Okay. यहाँ रहते हैं एक टीचर, ठीक है, जो आप सबको सिखा रहे हैं. मतलब यहाँ पे एक इंसान को ट्रेनिंग नहीं मिल रही, ऐसे इमेजिन करो बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है. तो ये है मास्टर वर्कर, ये है मास्टर वर्कर. इनका नाम नहीं है, इनकी जॉब है काइंड ऑफ, MW. मास्टर वर्कर बेसिकली वो वर्कर है जिसको वो स्किल आती है पहले से. अब वो आपसे वही स्किल परफॉर्म करवा के दिखा रहे हैं. जैसे अगर आपने कभी मास्टर शेफ देखा है, मास्टर शेफ इंडिया, उसमें क्या होता है, एक कंपटीशन उनका पूरे शो में ऐसा होता है जहां पे जो भी शेफ होते हैं वो अपनी स्पेशल डिश बनाते हैं. वो ऐसी डिश बनाते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं, जो उनकी जानी नामी डिश है, सिग्नेचर डिश बोलते हैं उसे. तो वो आपको पूरा तरीका बताते हैं कि कैसे होगा. आप अपने अपने टेबल पे खड़े होके वो पर्टिकुलर तरीका उनके साथ फॉलो करते रहते हैं, और लास्टली आपकी डिश देखी जाती है कि क्या वो सिमिलर है टू द मास्टर वर्कर्स डिश. तो यहाँ पे मास्टर वर्कर काम करेंगे, काम की बारीकियां आपको बताते रहेंगे. साइमल्टेनियसली हो सकता है या फिर उनके काम पूरे करने के बाद हो सकता है वो आपसे काम कराएं, और फिर वो आप पे एक कीन नजर रखेंगे कि क्या आप ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, वो मास्टर शेफ के उस पर्टिकुलर टास्क को याद रखना जिसमें एक शेफ अपनी कोई सिग्नेचर डिश बनाता है और बाकी सब उन्हें फॉलो करते हैं, और लास्टली देखा जाता है कि क्या सिमिलर बनी है या नहीं बनी है. The master worker performs the job and he starts taking up the job step by step, and master worker becomes the observer. यहाँ पे step by step पहले सिखाया जाता है और उसके बाद वो observe करते हैं. When the trainee becomes perfect in doing the job, then master worker goes and trainees gets full charge of the job position. एक बार जब मास्टर वर्कर को लगता है कि भैया अब बंदा परफेक्ट हो गया है, तो वो चले जाते हैं, और उसके बाद जिनको उन्होंने सिखाया है वो सारे बैठ के काम करना शुरू कर देते हैं, जॉब करना शुरू कर देते हैं. It is suitable for people seeking to enter skilled trades, for example plumber, electrician, iron worker. छोटी मोटी जॉब्स होती है ना, जैसे प्लम्बर की जॉब हो गई, इलेक्ट्रिशियन की जॉब हो गई, आयरन वर्कर की जॉब होगी. अच्छा, ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब भी आप किसी प्लम्बर को घर बुलाते हैं ना, वो अपने साथ एक छोटे लड़के को लेके आता है, या अपने से कम एज के लड़के को या लड़के को ही लेके आता है. जनरली वो क्यों लेके आता है? क्योंकि वो उसका असिस्टेंट होता है. और वो असिस्टेंट क्यों आता है? क्योंकि उसको जॉब सीखनी होती है. ये होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग.
मतलब कभी भी नोटिस करना, जैसे एसी ठीक करवाना हो, एसी की सर्विसिंग करानी हो, तो एक इंसान नहीं आता, दो इंसान आते हैं, उसमें एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, और वो जो छोटा वाला होता है थोड़ा सा अनट्रेन्ड लग रहा होता है, क्योंकि एक्चुअली वो ट्रेनिंग के लिए ही तो आया है अपने बड़े वाले के पास। एसी ठीक कराना हो, प्लम्बर का काम हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, फर्नीचर बनाना हो, कुछ भी करना हो, इन सब में ही नोटिस करना है। एक छोटा इंसान तो आता ही है जो अभी इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो काम सीखने ही आया है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इज बेसिकली कि जब आप करवाते हैं काम मतलब जब आप ट्रेनिंग देते हैं काम करवाते करवाते ही, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम ये। अब आ गया हमारा सेकेंड, वो जिसको हम बोलते हैं इंटर्नशिप। ये क्या है, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप को लोग यूजुअली कंफ्यूज करते हैं, बट जब हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे तभी आपको समवॉट क्लियर हो जाएगा कि ये डिफरेंट है। ये बोलते हैं इंटर्नशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट and the corporate sector where professional institutes send their students to various companies so that they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional institutes. अब देखिए, जब किसी इंसान को सीएस बनना होता है तो उसे क्या करना पड़ता है, उससे अपने एग्जाम्स तो देने होते हैं, साइमल्टेनियसली उससे आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है, जिसको हम इंटर्नशिप बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑलरेडी कोई सीएस जो बना हुआ है, प्रैक्टिस कर रहा है या कंपनी में काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि सर हमें अपने साथ रख लीजिए ताकि हम भी काम सीख जाए। ठीक है, तो हम सीएस के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं सर हमें रख लीजिए अपने पास ताकि हम भी काम सीख जाएं। वो आपको रख लेता है अपने अंडर एज एन इंटर्न। ठीक है, आप गए बड़े सीएस के पास, ये आप थे, आप सीएस स्टूडेंट हैं, वो पीसीएस या फिर बीसीएस है या फिर एम्प्लॉयमेंट में है। पीसीएस का मतलब होता है प्रैक्टिसिंग सीएस। आप इनके पास गए, इन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हें रख लेता हूँ। अब क्या होगा, ये अपना काम कर रहे होंगे, इनके पास क्लाइंट्स आ रहे होंगे, ये क्लाइंट्स का काम कर रहे होंगे, फॉर्म वगैरह भर रहे होंगे, तो वो सारी चीजें ये क्या करेंगे, इससे करवाएंगे, या फिर ये वहां पे बैठ के पूरा नोटिस करेगा कि क्या चल रहा है। जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद ये पीसीएस चेक करेंगे कि सारी चीजें ढंग से हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और होने के बाद उसे अप्रूव करके फाइल कर देंगे। यहां क्या हो रहा है, यहां ये बच्चा ऑलरेडी एक बने हुए सीएस के पास बैठा है, वो जो काम कर रहा है वो देख रहा है, सीख रहा है वो सारा काम, और उसके बाद एग्जाम्स क्लियर करने के बाद जब इसके नाम के आगे सीएस लग जाएगा तो खुद भी वो काम कर सकता है। तो इंटर्नशिप का मतलब होता है जब कोई प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज पाने के लिए किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की मदद से कॉर्पोरेट बॉडीज का फील लेता है, तो उसे हम बोलते हैं इंटर्नशिप। जैसे एमबीए स्टूडेंट्स होते हैं, एमबीए स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट वर्ल्ड का क्या होता है, एक थोड़ा सा वो लेना होता है, थोड़ा सा नॉलेज लेना होता है, तो उनके यहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है कि इन 6 महीने में आप कहीं पे भी आरबीआई या किसी बैंक के पास या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे, सीखेंगे चीज़ों को, और उसके बाद वापस लौटेंगे। इसमें क्या होगा, आपको ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिली बल्कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिली। तो जैसे मैंने भी यही किया था, मैं एक सर के पास गई थी जो कि ऑलरेडी पीसीएस थे, मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके यहाँ पे रह के मैंने सीएस वाले सारे काम सीखे, और उसके बाद मेरे एग्जाम्स क्लियर हुए, तो अब आई एम एलिजिबल टू डू एवरीथिंग व्हिच अ सीएस डज। फिर ये बोलते हैं अंडर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशन गेट पीपल विद फ्रेश आइडियाज एंड लेटेस्ट नॉलेज एंड द कंपनीज हैव टू पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ द सैलरी, दैट इज कॉल्ड स्टाइपेंड। अब अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने स्टाइपेंड पे कोई मीम नहीं देखा हो।
जितने इंस्टाग्राम पे कॉमर्स से रिलेटेड पेजेस होते हैं स्टाइफंड को एज अ मीम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफिस 9 to 5 बुलाया जाएगा, 9 to 6 बुलाया जाएगा, 10 to 6 बुलाया जाएगा, लेकिन जब पेमेंट की बात होती है तो आपको सैलरी नहीं देते, स्टाइपेंड देते हैं। आपको 30,000, 40,000, 50,000 नहीं देते, आपको 1500, 1200, 1000 ऐसी पेमेंट दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टाइपेंड। ये आपको ये फील कराने के लिए कि आप यहाँ पे काम सीखने आए हैं, हम आपके पास नहीं गए थे कि हमारे यहाँ के काम कीजिए। सैलरी हम उन लोगों को देते हैं जिनके पास हम जाते हैं और उनसे हम काम लेते हैं। आप तो खुद ही काम सीखने आए हैं, चाहे सीखते सीखते हम आपसे काम बहुत सारा करवा लेते हैं, लेकिन पेमेंट तो आपको स्टाइपेंड ही मिलेगी, मतलब छोटा सा अमाउंट ही मिलेगा। When I was working, I used to get earlier 1200, then 1500 और फिर फाइनली हो गई थी वो 3000, बट 3000 से ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। तो ऐसे में काम आपसे भरपूर लिया जाता है, लेकिन पेमेंट के नाम पे आपको पीनट्स दे दिए जाते हैं, जिसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं स्टाइपेंड। इसको आप सैलरी नहीं बोलते हैं। On the other hand, the student gets the chance to practice under the real life situation. Obviously, किसी क्लाइंट के यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई है, कोई रेड पड़ गई है, उस टाइम पे अगर आप अपने बॉस के साथ जाएंगे, चीज़ें देखेंगे, तो आपको रियल टाइम पे वो मिलेगा कि यार कैसे होता है, कैसे करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन कैसे वर्क करती है, कैसे ये काम हुआ, कैसे वो काम हुआ, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। In short, we can say under internship, the classroom sessions are backed with practical training. इंटर्नशिप में ना सिर्फ आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलती है, बल्कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है। दोनों का ही कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ के लिए CS का एग्जाम्पल लेना है तो वो लीजिए, MBA का एग्जाम्पल लेना है तो वो लीजिए, CA का एग्जाम्पल लेना है तो वो लीजिए। हर एक प्रोफेशन में इंटर्नशिप नाम की चीज़ होती ही होती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरह से ये अप्रेंटिसशिप से डिफरेंट है, तो इंटर्नशिप इज़ मोर लाइक अ प्रोफेशनल थिंग। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो करवाते हैं उससे हम इंटर्नशिप बोलते हैं। वेरएज जबकि हमने उसमें क्या पढ़ा था कि प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ये वो जब ये सब काम करते हैं तब हम उसे बोलते हैं। तो वो काइंड ऑफ अलग अलग वो काम के लिए होती है और ये प्रोफेशनल कामों के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में क्या होता है, देखिए हम समवट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स पढ़ चुके हैं। पहले भी हमने पढ़ा था कि जब कोई इंसान ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेता है तो आप उसे थोड़ा सा फेमिलियर करते हैं, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ मिलवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक ओवरव्यू देते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करवाते हैं। और ये सब क्यों किया जाता है, ताकि अगर उस इंसान को कोई ज़रूरत पड़ी किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की या किसी की भी, तो उसको सोचना नहीं पड़े कि मैं कहाँ जाऊँ, उसके पास लोग हों, उसको पता हो कि मुझे इस सिनेरियो में इसको अप्रोच करना है, इस सिनेरियो में उसको अप्रोच करना है। तो ये सारी चीज़ें हों, इसलिए हम उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाते हैं। नाउ दे से इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय when he first joined the company। ये बोलते हैं जब कोई इंसान पहली बार कंपनी में कदम रखता है तो ना सिर्फ उसको रिसीव करना बल्कि उसको वेलकम करना कि आइए हमारे परिवार में, ऑफिस वाले परिवार में आपका स्वागत है। एंड गिविंग हिम द बेसिक इंफॉर्मेशन ही नीड्स टू सेटल डाउन क्विकली, और उसको वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन देना जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी मदद मिलेगी उस पर्टिकुलर पोजिशन पे सेटल डाउन होने की। क्विक, हैप्पीली एंड स्टार्ट वर्क, खुशी खुशी वो आए, खुशी खुशी अपनी सीट पे बैठे और काम करना शुरू करें। Then they say the purpose of this training program is to make the new employee feel at home and develop a feeling of belongingness। वैसे अगर लिटरल सेंस में देखा जाए ना तो ये ट्रेनिंग नहीं हुई, बट ये अलग किस्म की ट्रेनिंग है। यहाँ पे आपको स्किल्स नहीं सिखाए जा रहे, यहाँ पे आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर बनाया जा रहा है, विच इज़ अगेन वेरी नेसेसरी। कोई भी रैंडम इंसान आएगा, जब वो जॉब ज्वाइन करेगा तो उसको लगेगा यार मैं कैसे, किससे बात करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ। तो ऐसे में ना उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी
ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट करना, बट आते ही आप उसको वो फील दे दे कि हाँ यू आर नेसेसरी, तुम्हारी ये पोजीशन है, तुम्हें ये करना है, ये पूरे परिवार ऑफिस वाला तुम्हें वेलकम करता है, वी आर हैप्पी दैट यू आर हियर, हम चेरिश करते हैं तुम्हारा यहाँ आना, तो उस इंसान को लगेगा कि हाँ अब आई कैन हैप्पीली सेटल डाउन एंड आई कैन स्टार्ट वर्किंग। वरना आप आए, किसी ने आपकी तरफ देखा नहीं, किसी ने आपको हाय हेलो नहीं बोला, आप सोच रहे हैं मैं कहाँ बैठूँ, कौन सी पोजीशन पे बैठूँ, क्या करूँ, और ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आपको क्या लगेगा, यार किसी ने वेलकम ही नहीं किया, और फर्स्ट डे ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप उस टाइम पे काम करने में बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो किसी भी इंसान को अगर अच्छे से आपको वहाँ पे बिठा के काम करवाना है तो ऐसे सिनेरियो में ज़रूरी है आप उसे थोड़ा सा फील एट होम वाली फीलिंग दें। सो ये है एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम। Then they say the basic objectives of an induction or orientation program are to help the newcomer to overcome his or her shyness or nervousness. अब जब भी कोई इंसान ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा होता है, हर कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि एकदम ज्वाइन किया और बिल्कुल नर्वसनेस चली गई, शाइनेस चली गई, बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं हाँ हाँ चलो आइए, ऐसा नहीं होता। जब आप कोई नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, यू फील शाय, यू फील लाइक यू आर वेरी नर्वस, बिकॉज पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसा रिएक्शन रहेगा, कैसे जमेगी कैसे नहीं जमेगी। तो इन सारी फीलिंग्स को ओवरकम करवाने के लिए हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। हम किसी भी इंसान को ये फील कराते हैं कि भैया तुम्हारी यहाँ पे ज़रूरत है एंड वी आर वेलकमिंग यू अपने ओपन हार्ट्स के साथ। सो बस इतना सा फील कराने से अगर वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है तो ऑब्वियसली उसका काम भी उस पर्टिकुलर चीज़ से काफ़ी पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस होगा। टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, नए एम्प्लॉयज़ जो आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि आते से ही बिल्कुल ऐसे हो जाए, नहीं, जितने भी नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए आप ये करते हैं। टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, इंसान को वो फील तो आए कि वी आर एट लाइक ऐसी पोजीशन जहाँ पे हम बिलोंगिंगनेस फील करते हैं, जहाँ वी फील लाइक वी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, तो वो लाने के लिए, लॉयल्टी इंक्रीज करने के लिए हम ये पर्टिकुलर चीज़ करते हैं। तो डेवलप कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द न्यू कमर एंड ओल्ड एम्प्लॉयज़ एंड देयर सुपीरियर्स, पुराने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना और ये सब करना, इसके लिए हम करते हैं। टू इंश्योर न्यू कमर्स डू नॉट परफॉर्म नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जॉब, वो आया पहले दिन, किसी ने उसको तवज्जो ही नहीं दी, तो ऐसे सिनेरियो में बेचारा पहले दिन परेशान हो गया, घर गया तो बोला मम्मी पता नहीं कैसी ऑर्गेनाइजेशन थी, मज़ा ही नहीं आया। मतलब एक नेगेटिव एटीट्यूड ना लेके जाए, क्योंकि पता है क्या होता है, जो इनिशियल किसी का इम्प्रेशन होता है ना, जो इनिशियल थिंकिंग होती है आपके माइंड में, वो काफ़ी मतलब वो होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। तभी बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट। ऐसा नहीं है हम इम्प्रेशन को चेंज नहीं करते, लेकिन इस फर्स्ट इम्प्रेशन का काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है आपके माइंड के ऊपर। इसलिए जो फर्स्ट इम्प्रेशन आप अपने न्यू कमर पे बनाए वो थोड़ा सा पॉजिटिव बनाए। To give the newcomers necessary information such as location of washrooms, rest periods, cafeteria, leave rules, etc. आया वो बेचारा अभी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको तो पता ही नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसको थोड़ा सा वो करवाना, समझाना कि देखो यहाँ पे ये लोकेटेड है, वहाँ पे वो वाटर टैंक पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप लेट वेट सकते हो, रेस्ट रूम है ये तुम्हारा, यहाँ पे तुम चिल कर सकते हो दोस्तों के साथ ब्रेक में जाके, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो एक काइंड ऑफ ओवरव्यू दे दिया है आपने उसको, क्या, ओरिएंटेशन के रूप में। सो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से ओरिएंटेशन किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हम बात करेंगे कि अ फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉय के बारे में। ये बोलते हैं कि जब भी आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम रख रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एटलीस्ट आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड करें। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं एंड आप चाहें तो और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, बट ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो होने ही चाहिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। देखिए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्यों कराया जाता है, ताकि इंसान आपकी कंपनी को, जो न्यू कमर एम्प्लॉय आ रहा है, वो आपकी कंपनी को अच्छे से समझ सके, राइट, वो आपकी कंपनी के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो सके। तो ये सारी चीज़ें तो आपको उसे बतानी ही पड़ेंगी फेमिलियर करने के लिए, जिसमें फर्स्ट है कि आपको ब्रीफ हिस्ट्री देनी है। मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ब्रीफ में बताना है कि वो एग्जिस्टेंस में क्यों आई थी,
कैसे आई थी, कब आई थी, किस मोटिव एंड विजन मिशन के साथ आई थी। तो ये सारी चीज़ें यू विल टेल देम इन ब्रीफ हिस्ट्री। अब यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है कि एक वो बना लिया आपने टाइमलाइन और उसको बता रहे हैं 1903 में हमने पेपर सबमिट करे थे, 1904 में कंपनी लॉ ने इसे पास किया था, 1905 में ये हुआ था। ऐसा नहीं, आपको बस एक ओवरव्यू देना है। आपको बग नहीं करना है इंसान को कि वो आते ही सोचे यार मैं हिस्ट्री के जोन में कहाँ आ गए हूँ। ये नहीं होना चाहिए, ब्रीफ हिस्ट्री होनी चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम आपको उसे बताना पड़ेगा कंपनी के ऑपरेशन के बारे में, ये बहुत ज़रूरी होता है। आई हैव लिटरली सीन सम पीपल जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड होते हैं लेकिन उनको उनका कोर टास्क नहीं पता होता, कोर ऑपरेशन नहीं पता होता। सोचिए, मान लीजिए फाइनेंस का बंदा है, अब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उसका बस इतना ही लिंक रहता है कि भैया रॉ मटेरियल्स कब प्रोक्योर करने हैं, क्या कैसे रहेगा, कॉस्टिंग में डिस्काउंट में क्या कैसे रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में वो सिर्फ इतनी ही नॉलेज रखता है, लेकिन कंपनी एक्चुअली किस सामान का प्रोडक्शन करती है वही नहीं पता होता। अब ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस कंपनी से थोड़े दूर होते हैं, कंपनी का हेड ऑफिस अलग जगह होता है और प्रोडक्शन हाउसेस वो कहीं ऐसे जोन में रखते हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह अलाउड होती हैं। तो ऐसे में इनको पता ही नहीं होता कि भैया, क्योंकि फैक्ट्री कभी विजिट नहीं करी तो पता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए आप किसी कंपनी के साथ जब एसोसिएट होते हैं तो वो क्या काम कर रही है। इससे ना आपके काम भी थोड़े से ईजी हो जाते हैं और थोड़ा सा आप जब डिसीजन मेकिंग करते हैं ना तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। बहुत डीप बात बोली है मैंने अभी, आई डोंट नो आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी, बट ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। देन इट सेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब ये जानना क्यों ज़रूरी है। पहले तो मुझे ये बताओ कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, याद है कि नहीं है। नहीं है तो रिवाइज कर लो फिर से जाके उन्हीं वीडियोस में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंपनी में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, मतलब कौन किसके ऊपर आएगा, कौन किसके नीचे आएगा, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताने का ये मकसद होता है कि अगर तुम इस लेवल पे आते हो तो तुम्हें ये नहीं करना कि तुम सीधा पहुंच जाओ इसके पास। नो, यू विल हैव टू अप्रोच ईदर ऑफ देम, देन वो आगे बात लेके जाएंगे ऊपर वाले इंसान के पास। आप ये गलती ना करो कि छोटी छोटी बात आप सीधा बॉस के पास जाके बता रहे हो। आपको कोई फोटोकॉपी करने के लिए मिला, आप गए बॉस के कैबिन में, सर मैंने फोटोकॉपी कर लिया। बेटा तुम्हें फोटोकॉपी करने के लिए दिया किसने था, उसके पास जाओ ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसलिए जानना ज़रूरी होता है। देन रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। भैया क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंसान आता है उसे पता तो नहीं है, वो घर से थोड़ी ना याद करके आया है। जैसे बोलते हैं ना, कोई भी अपनी मम्मी के पेट से नहीं समझ के आता है चीज़ों को, वैसे ही कोई भी अपने घर से प्रिपेयर होके नहीं आता है। यहाँ पे आपको उससे पहले बताना पड़ता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल्स एप्लीकेबल हैं, ताकि वो सामने वाला इंसान कुछ गलती नहीं करे, वो उन रूल्स को माने, वो उन रेगुलेशंस को माने। सो ये भी ज़रूरी होता है उनको बताना। प्लस पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो जितनी भी डिसीजन मेकिंग करे इन्हीं पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग करे। हमने पढ़ा था ना पॉलिसीज़ क्या होती हैं, याद है कि नहीं है। पॉलिसीज़ में हम गाइडलाइंस बनाते हैं कि कंपनी को ये ऐसे ऐसे डिसाइड करना है, तो बस वही डिसीजन मेकिंग में काम आता है और ये चीज़ आपको किसी भी न्यू कमर को बतानी पड़ेगी पहले से। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ द एम्प्लॉय, अगेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ही एसोसिएटेड ये पॉइंट है, चाहिए तो आप दोनों पॉइंट्स को मर्ज भी कर सकते हैं। ये बोलता है कि भैया किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी यू विल हैव टू टेल। फिर ग्रीवियंस प्रोसीजर। अब देखिए, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्लेंट तो आती है। आप कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं क्या? चाहे स्कूल की बात कर लो, स्कूल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको कोई ग्रीवियंस ना आया हो इतने सालों के, मतलब KG1 KG2 से लेके 12th तक, कभी ऐसा नहीं हुआ? ऑब्वियसली हुआ होगा, छोटी ना छोटी बड़ी बात तो हुई होगी जिस पे आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हो। तो ऐसे सिनारियो में जब ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या है, मतलब किस तरीके से आप कंप्लेंट फाइल करते हो, किस अथॉरिटी को जाके सबमिट करते हो, वो सारी चीज़ें आपको उसे पहले से बतानी पड़ेंगी। अब हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, हो सकता है आपको कोई दिक्कत जा रही है और आप ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं
और उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत गई तो आप फट से जाके अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट कर लेंगे उस ग्रीवेंस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। लेकिन पॉइंट्स यहीं पे ख़त्म नहीं होते, कुछ और पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स 10 पॉइंट्स हैं टोटल ये। फिर ये बोलते हैं सजेशन स्कीम्स। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ ऑफिसेस अपने यहाँ पे ना वो एक ओपन विंडो रखते हैं कि भैया हम तो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और हम ऐसा मानते हैं कि हम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप आके हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है और बेहतर इसे कैसे बनाया जा सकता है। तो वो सजेशन स्कीम्स किस तरह से वर्क करेंगे वो आप पहले बताएंगे। क्या वहाँ पे सजेशन लिए भी जाते हैं, नहीं लिए जाते हैं, वो भी आप बताएंगे उस इंसान को, ताकि उसके दिमाग में अगर कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लान आइडिया आए तो वो आपसे शेयर करने में हिचकिचाए नहीं है, उसे सोचना नहीं पड़े कि कैसे करूँ। Then it says terms and condition of services such as wages, working. Okay. दो ये सारी चीज़ें तो ना आपके जॉब ऑफर में या फिर अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी होती हैं, या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, अपन ने ये पूरा पढ़ा है सारा स्टाफिंग में, तो या तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें ही सारी चीज़ें लिखी होती है। बट इन मतलब फिर भी आप एक स्कोप खुला छोड़ते हो कि हो सकता है इस इंसान ने ना पढ़ा हो। वैसे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते तो पूरा पढ़ना चाहिए। पढ़ा कि नहीं पढ़ा दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन पढ़ना चाहिए। जब भी किसी पेपर पे साइन कर रहे हो उससे पहले आप रीड करो कि उसमें लिखा क्या हुआ है। और फाइन मतलब जब बिजनेस की बात आती है तब तो बिल्कुल ही करो, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा क्लॉज कल आपके ऊपर भारी पड़ जाए, राइट। तो ये बोलते हैं कि आप एक स्कोप खुला छोड़ते हो कि शायद इस इंसान ने नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बताते हैं। तो आप उसे वर्किंग आवर्स बताओगे कि भैया हमारे ऑफिस में तो 8-9 घंटे टाइम बोल करना पड़ता है, हमारे यहाँ पे इतनी वेजेस पे की जाती हैं, हमारे यहाँ पे महीने में 2 छुट्टी दी जाती हैं, एंड स्टफ लाइक दैट। फिर ये बोलते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। मतलब अगर आप कुछ गलत करते हो, मतलब अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसी चीज़ करी है विच इज़ नॉट राइट, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के अगेंस्ट है, देन इन दैट सिनेरियो हो सकता है आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। फर्स्ट से मैं बोलती हूँ, तुम क्लास में दूसरे इंसान को मारते हो, ठीक है, एक बच्चा है दूसरे बच्चे को मार रहा है, अब ऐसे सिनेरियो में टीचर क्या करेगी, आपको पनिश करेगी ना। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि आपके फेलो एम्प्लॉय के लिए गलत है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत है, तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा अधिकार बनता है आपको पनिश करने का, आपके ऊपर पेनल्टी लगाने का, आपको पेनलाइज करने का। देन लास्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर एक्सेट्रा। फिर आपको बताया जाता है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो हम तुम्हें प्रमोशन देंगे, ट्रांसफ़र देंगे, हम तुम्हें इंसेंटिव्स देंगे, ये देंगे वो देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी जाती है ताकि आप कंपनी में जब ज्वाइन करो तो आप एंथुसियाज्म के साथ करो कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे ये सारे अट्रैक्टिव ऑप्शंस मिलेंगे। सो ये थी कुछ चीज़ें जो कि आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ही, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब होता है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, नए नए होते हो, तभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। इट्स नॉट लाइक कि 2 साल आप वो जॉब कंप्लीट किए हो गए और अब आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है, वो वर्थ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने यूज्ड टू हो चुके होगे ऑर्गेनाइजेशन से कि अब इन सब चीज़ों का मतलब नहीं बनता है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमेशा स्टार्टिंग में ही होता है, ठीक है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि एक फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम में होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी कोई स्पेसिफिक टाइप की इंडस्ट्री है, स्पेसिफिक टाइप की सर्विस प्रोवाइडर हो आप, तो आपसे मतलब आपकी उस कंपनी से रिलेटेड और जो पॉइंट्स हैं आप ऐड कर सकते हो इस इंडक्शन प्रोग्राम में, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्या, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम यू कैन कॉल इट। ये एक हमने समझा कि कैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ये एक ट्रेनिंग नहीं होती, ये बेसिकली आपको फेमिलियर बनाने के लिए किया जाता है, बट स्टिल आपकी बुक में इसे कहा गया है कि ये ट्रेनिंग का पार्ट है, तो लेट्स जस्ट टेक इट दैट वे। अब हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग के बारे में, जो कि है कोचिंग। कोचिंग में ये क्या बोलते हैं, देखिए ये वैसी कोचिंग नहीं है जैसी हम लेते हैं यूजुअली, बट उससे थोड़ी डिफरेंट भी नहीं है, मतलब इट्स लाइक मिडवे में कहीं है। ये बोलते हैं इन दिस मेथड द सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स द ट्रेनी एज अ कोच। सुपीरियर क्या करता है, ट्रेनी को गाइड करता है, कैसे, एज अ कोच, ठीक है। The coach or counselor sets mutually agreed upon goals, suggests how to achieve those goals, periodically reviews the trainee's progress and suggests changes required in the behavior and performance. यहाँ पे वो क्या करते हैं,
कि यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले वो कुछ गोल्स रखते हैं, ठीक है। मतलब कौन रख रहा है, ये आपका मेंटोर जो आपको गाइड कर रहा है, आपका कोच यू कैन से। तो वो आपके लिए कुछ गोल्स रखेंगे। अब ये गोल्स रखे उन्होंने, तो उसके बाद वो आपको बताएंगे कि इन गोल्स को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सजेशंस होते हैं, फिर ये बोलते हैं उन सजेशन के बेसिस पे आपको सुपरवाइज किया जाता है कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगेन सुपरविजन। फिर ये बोलते हैं सुपरविजन के बाद फाइनली एक डेडलाइन आ जाती है, एक डेट आ जाती है जब आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है एनालिसिस या फिर इवैल्यूएशन, एंड फिर देखा जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमने क्या प्लान किया था आपके लिए। दोनों में डेविएशन फाइंड की जाती है और आपको करेक्टिव मेजर बताए जाते हैं। थोड़ा सा कुछ फैमिलियर लग रहा होगा कि यार ऐसा तो कहीं कहीं सुना हुआ है। तो बेटा ये मैनेजमेंट की प्रोसेस ही तो है, जिसमें हम क्या करते हैं, सारे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, प्लानिंग, ये वो लास्ट में कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे गोल सेट करना प्लानिंग का हिस्सा है, उसके बाद सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड लास्टली जब करेक्टिव एक्शंस के बारे में बताया जा रहा है तो वो कंट्रोलिंग का पार्ट है। सो इस तरह से कोच आपको गाइड करने का काम करते हैं ताकि आप जब वो पर्टिकुलर काम करें, मतलब जब आप वाकई में यू आर लाइक परफॉर्मिंग अच्छे से, तो उस टाइम पे आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम करें, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखो तो इंसान लगातार काम कर भी रहा है, सीख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम काम भी कर रहा है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोला है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोला है, ऑन द जॉब मेथड बोला है, क्योंकि आप जॉब तो कर ही रहे हो लेकिन चीज़ें साथ में सीख भी रहे हो। तो जब आप ऐसा करते हो तो वो कौन सी पर्टिकुलर टाइप होती है, वो ये वाली पर्टिकुलर टाइप होती है। Then it says the trainee works directly with the senior manager and the manager takes full responsibility of the trainee's coaching. जो यहाँ पे बंदा है, न्यू कमर है, वो क्या करता है, वो सीनियर मैनेजर के साथ डायरेक्टली काम करता है और सीनियर मैनेजर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस इंसान की, भैया मैं इसकी परफॉर्मेंस बढ़वा के दिखाऊंगा, मैं इसको सब कुछ समझा के बिठाऊंगा। फिर ये बोलते हैं क्लासिकली द ट्रेनी इज बीइंग ग्रूम्ड टू रिप्लेस द सीनियर मैनेजर एंड रिलीव हिम फ्रॉम सम ऑफ हिज ड्यूटीज। ये बोलते हैं क्लासिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सीनियर मैनेजर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये नए कैंडिडेट को ग्रूम करके। अच्छा रुको यार, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू ही बताती हूँ। रिमेंबर वो पानीपुरी वाले एग्जाम्पल अपन ले रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था, एक पानीपुरी वाले भैया थे, वो अपने मौसी के लड़के को साथ लेके आए थे, राइट। क्यों लेके आए थे, क्योंकि इनके यहाँ पे कस्टमर बढ़ने लग गए थे, तो ये अपने मौसी के लड़के को साथ ले आए। अब ये इनके साथ सीख रहा था। अब एक टाइम ऐसा आएगा, ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि भैया तुम क्या करो मौसी के लड़के, तुम ना पानीपुरी वाला सेक्शन संभाल लो, मैं चाट वाला सेक्शन संभाल लूंगा। ये है मौसी का लड़का और ये है मेन लड़का। ये क्या बोल रहा है कि मैं चाट वाला सेक्शन संभाल लूंगा, तुम क्या संभाल लो, तुम पानीपुरी वाला सेक्शन संभाल लो। दोबारा से समझाऊं तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम स्लाइड वाले कंटेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सीनियर मैनेजर था, ठीक है। ये कौन है, सीनियर मैनेजर। तो सीनियर मैनेजर ने न्यू कमर को अपने साथ रखा, इसे ग्रूम किया। ग्रूम करना होता है मतलब परफेक्ट बनाना, ठीक है, मतलब अच्छा बनाना, फिनिशिंग अच्छी करना, काइंड ऑफ। ओके, सो ग्रूम किया, ठीक है। तो इसको ग्रूम करने के बाद अब एक ऐसा सिनेरियो आएगा जब आप उसी की कुछ ड्यूटी से उसे रिलीव कर रहे हो। पहले पानीपुरी आधी से खिलानी पड़ती थी, आधी वो खिलाता था, बट अब ये क्या कर रहा है, अब ये बोल रहा है कि पानीपुरी वाला सेक्शन तेरा है, अब मैं उस ड्यूटी से फ्री होना चाहता हूँ। तो ऐसे सिनेरियो में ये इंसान सिर्फ अपनी चाट पे फोकस करेगा, विच इज़ लाइक ज़्यादा पैसे अर्न करके देती है उसे चाट खरीदने जाता है तो 30 रुपए की 20 रुपए की प्लेट आती है ना, वेरस पानीपुरी तो 10 रुपए में आ जाती है। तो ये ज़्यादा पैसे वाली चीज़ पे फोकस करना चाहता है और वो कम पैसे वाली चीज़ उसने उसको दे दी है। तो मौसी का लड़का आप और मौसी का लड़का, आप सीनियर मैनेजर हो, आप उसको ग्रूम कर रहे हो,
एंड फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको रिप्लेस कर देगा, मतलब वो आपके कुछ ड्यूटी से आपको फ्री कर देगा। यहाँ पे एक्चुअली रिप्लेस वर्ड सही नहीं है, रिप्लेस का मतलब होता है टोटली रिप्लेस करना, बट यहाँ पे आप उसे रिलीव कर रहे हो कुछ ड्यूटी से, तो रिलीव लिखना है इंस्टेड ऑफ रिप्लेस, ठीक है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि ट्रेनी को ग्रूम किया जाता है ताकि वो सीनियर मैनेजर को रिलीव कर सकते हैं उसकी कुछ ड्यूटी से। दिस गिव्स अ चांस फॉर द ट्रेनी टू लर्न द जॉब ऑल्सो। इससे ट्रेनी नई जॉब भी अच्छे से सीख जाता है। सो अगेन पूरा दोबारा से करते हैं। इट सेज कि यहाँ पे आपको एक सीनियर मैनेजर के साथ रखा जाता है, वो इधर जा रहा है तो आप उधर जाएंगे, वो इधर जा रहा है तो आप उधर जाएंगे, तो ऐसे में आपके साथ रह रह के वो ग्रूम्ड हो जाता है और एक टाइम ऐसे आता है कि वो आपको आपकी ड्यूटी से रिलीव करके वो सारे ड्यूटीज खुद ही निभा लेता है। सो ये था हमारा कोचिंग विच इज अगेन एन ऑन द जॉब मेथड, क्योंकि वो अगर आपके साथ घूम रहा था हर जगह, दैट मीन्स वो काम भी कर रहा था, ना सिर्फ सीख रहा था बल्कि काम भी कर रहा था। तो इस तरह से कोचिंग एक और ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड आ गया। अब आता है हमारा जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में ये बोलते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, जॉब रोटेशन मतलब यहाँ पे आप रोटेट कर रहे हैं। अर्थ की रोटेशन पड़ी है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे रोटेशन होती है कि एक इंसान को उठा के इधर भेज दिया जाता है, एक इंसान को उठा के इधर भेज दिया जाता है। अब आप सोचेंगे इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए। अगर एक कॉमर्स स्टूडेंट है, एक बायो वाला स्टूडेंट है, चलो बोर्ड पे ही कर लेते हैं। ये है कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है, लाइक मी, और ये है आर्ट स्टूडेंट ले लेते हैं। बायो आई डोंट थिंक सो कॉमर्स वाले जाना चाहेंगे, मतलब यार बायो लेना होता तो फिर वो पहले ही बायो लेते ना, कॉमर्स में क्यों आते। तो हमने आर्ट्स ले लिया, ठीक है। आर्ट्स को कम मत समझना, आर्ट्स पढ़ के ही बहुत सारे लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं। सी यहाँ पे कॉमर्स लिया स्टूडेंट ने, उसने आर्ट्स लिया। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, थोड़े दिन के लिए इसको वहाँ पे भेज दिया एंड इसको यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। हमने इनका क्या करा दिया, रोटेशन करा दिया। अब आप मुझे बताइए इससे फ़ायदा क्या होगा। नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम सिर्फ फ़ायदे की बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ से फ़ायदा क्या होगा। मैं ये बता देती हूँ। इस पर्टिकुलर चीज़ से फ़ायदा ये होगा कि जो कॉमर्स वाला इंसान है थोड़ी सी हिस्ट्री सीख जाएगा, थोड़ी सी पॉलिटी सीख जाएगा, थोड़ी सी ज्योग्राफी सीख जाएगा, और हो सकता है थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी सीख जाए, है ना। वैसे इकोनॉमिक्स तो ये कॉमर्स में भी सीखा हुआ था, बट ठीक है। और आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए बेहतरीन ये कैसे होगा कि वो थोड़ा सा अकाउंट सीख जाएगा, थोड़ा सा बिजनेस स्टडी सीख जाएगा। अगर इसने ई को ऑप्ट नहीं किया था तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी सीख जाएगा। तो यहाँ पे अब आप जब स्कूल से बाहर निकलोगे तो ना सिर्फ आपको, मतलब आर्ट वाले को, ना सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आते हैं बल्कि अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज भी आते हैं। Whereas दिस पर्सन कॉमर्स वाला, इसको ना सिर्फ अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स आता है बल्कि इसको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब भी आते हैं। दैट मीन्स आपकी नॉलेज लेवल डबल हो जाती है, आपका एक्सपीरियंस डबल हो जाता है, आपका एक्सपोजर डबल हो जाता है जॉब रोटेशन से। अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आजकल तुमने देखा होगा, पहले नहीं होता था ये, आजकल ज़्यादा हो रहा है, स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम्स। सुना है? स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम्स नहीं सुना इनके बारे में तो मैं बता देती हूँ। क्या होता है कि हम फॉरेन नेशन की यूनिवर्सिटी से टाई अप कर लेते हैं। फॉर से मैं बोलती हूँ स्कूल का टाई अप करा रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंडिया का, उसने टाई अप किया ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया पब्लिक स्कूल के साथ। किसके किसके बीच में टाई अप हुआ? ये हुआ डीपीएस और एपीएस, दैट मीन्स ऑस्ट्रेलियाज पब्लिक स्कूल के बीच में टाई अप हो गया, ठीक है। अब इस टाई अप के चलते हुए क्या होता है
कि इनको उस पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ता है, 1-2 महीने वहाँ के लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। अक्सर देखा होगा आपने, ये बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है लेकिन चल रही है काफ़ी ज़्यादा। मतलब आजकल हर यूनिवर्सिटी ट्राई कर रही है हम किसी ना किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करें और ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स वो करें। इससे क्या होता है कि देखिए, जो बंदा डीपीएस को रिप्रेजेंट करते हुए या डीपीएस से वो एपीएस में गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का पूरा वो देखेगा, उसको पता चलेगा कैसे कैसे चीज़ें हैं। हो सकता है वो आगे अपना फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में बनाने के बारे में प्लान कर ले, वो अपनी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया से करने के बारे में प्लान कर ले, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होगा क्योंकि उनको बहुत सारा मिल जाएगा। इंडियंस को फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ पे जो नॉलेज लेवल चल रही है वो इंसान हो सकता है वापस आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे और इंडिया की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। तो ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा उसमें हैं। यहाँ पे भी अगेन क्या होता है, यहाँ से बच्चे को भेजा जाता है यहाँ पे, यहाँ से बच्चे को भेजा जाता है यहाँ पे, और उसका फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे जो स्किल सीख रहा था, डीपीएस में जो स्किल सीख रहा था वो तो उसने बस सीखी है, लेकिन उसके साथ साथ वो ऑस्ट्रेलियन पब्लिक स्कूल की भी स्किल सीख के आया है। एंड सेम इज़ द केस विद दीज पीपल, एपीएस वाले भी इंडियन स्किल्स सीख जाएंगे। तो जॉब रोटेशन से यही फ़ायदा होता है कि आप सिर्फ एक जॉब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, बल्कि आप डिफरेंट जॉब्स को एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट जॉब्स का एक्सपोजर लेते हैं। ठीक है, it says this kind of training involves shifting the training from one department to another or from one job to another। एक इंसान को एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफर करना, एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डालना। This enables the trainee to gain a broader understanding। जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो या फिर नॉलेज ले लेते हो, तो उस टाइम पे ना आपका दिमाग थोड़ा सा खुलता है। आप जब डिसीजन मेकिंग करोगे ना, चाहे वो आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कर रहे हो, लेकिन आप हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए करोगे, आपका दिमाग इतना ब्रॉड वे में सोचना शुरू कर देता है। Then it says the trainee gets fully involved in the department's operation and also gets a chance to test her own aptitude and ability। यहाँ पे उसे अपना खुद का एप्टीट्यूड और एबिलिटी जानने में क्या हो जाता है, एक मौका मिल जाता है। Job rotation allows the trainee to interact with each employer, facilitating future cooperation among departments। अब देखो, मैं पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थी, अब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। ठीक है, मैं पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थी, अब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। तो मेरी काइंड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहते रहते लिंक तो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, क्योंकि मैं पहले वहाँ पे रह के आ चुकी हूँ, वहाँ के लोगों के साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करूँगी, इन दोनों डिपार्टमेंट्स को कोऑपरेट करवाने की कोशिश करूँगी। अब जो इस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर वो नॉर्मली मेरे डिपार्टमेंट वालों की बात नहीं समझ पा रहे हैं तो वो मैं बीइंग फ्रेंड्स उन्हें समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। तो उससे दो डिपार्टमेंट्स को कोऑपरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। Then they say when employees are trained by this method, the organization finds it easier at the time of promotion, replacement or transfer। ये बोलते हैं जब एम्प्लॉयज़ को इस वे में ट्रेन किया जाता है तो उनका प्रमोशन, रिप्लेसमेंट और ट्रांसफ़र थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि अब आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, वो इस डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, उसका भी कर सकता है, तो ईजिली आप उसे शफल कर सकते हैं इधर से उधर। तो ये एक और तरीका था ऑन द जॉब। अगेन आप दोनों डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हो, तो काम करते करते आप कुछ नया सीख रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑन द जॉब मेथड हो जाएगा। सो ये एक और हमारा ऑन द जॉब मेथड था। इसके बाद हमारा ऑफ द जॉब मेथड शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ पे हमारा ऑन द जॉब ख़त्म हो गया है। जितने भी मेथड थे ऑन द जॉब में वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब हम फाइनली पढ़ रहे हैं हमारे ऑफ द जॉब मेथड के बारे में। क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है, देखिए क्लासरूम लेक्चर्स तो आपको पता ही होंगे, स्कूल में सारा टाइम यही तो करते हो, मतलब हाँ पूरा दिन अपन को यही करना पड़ता है, हार्डली हमें वो आधे घंटे का एक ब्रेक मिलता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे और आप समझते भी होंगे इस चीज़ को। सो इसमें क्या होता है, द लेक्चर और कॉन्फ्रेंस अप्रोच इज वेल अडेप्टेड टू कन्वेइंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। इसमें एक टीचर आते हैं आपकी क्लास में, ठीक है, आप स्टूडेंट्स होते हैं, वो आके आपको कुछ ज्ञान बांट के जाते हैं, आप सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, कुछ सो जाते हैं, कुछ कहीं और बिजी होते हैं, बट स्टिल
ये इंसान आके अपनी सारी चीज़ें कन्वे करके जा चुका है, जिसमें वो आपको रूल्स बता देते हैं, थोड़ी सी नॉलेज बांट देते हैं आपके साथ, थोड़े प्रोसीजर बता देते हैं आपको और थोड़े से मेथड्स बता देते हैं। तो ऑफिसेस के क्लासरूम और कॉन्फ्रेंसेस भी बिल्कुल इसी तरीके से ही होती हैं। यहाँ पे भी कोई एक्सपर्ट इंसान आता है। देखिए, जैसे स्कूल में टीचर्स आते हैं, टीचर्स क्यों आते हैं? क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट में प्रो होते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो भी इंसान उस पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइजेशन हासिल कर चुका है, एक्सपर्टाइज हासिल कर चुका है, वो इंसान आके आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, आपको समझाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलती हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो, इस पर्टिकुलर चीज़ पे एक लेक्चर है। तो जिसने ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी बहुत बहुत इंक्रीज करवाई हुई है अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, वो आएगा, वो आपको लेक्चर देगा कि क्या क्या वेज हो सकते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराने के, और सारे लोग बैठ के सुनेंगे उस पर्टिकुलर लेक्चर को। The use of audio visuals or demonstrations can often make a formal classroom presentation more interesting while increasing retention and offering a vehicle for clarifying more difficult points. आप याद कीजिए अपने वो डेज साइंस के, साइंस 10th क्लास, उसके बाद तो पढ़ी नहीं होगी। तो साइंस में जब आप पढ़ते थे, टीचर जब आपको क्लासरूम में बता रही होती थी कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को इसके साथ ऐड करते हैं तो धुआं उठता है, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ भी नहीं आती थी और याद भी नहीं रहती थी, रिटेन नहीं कर पाते थे आप कि कौन कौन से 2 सब्सटेंसेस होते हैं जिनके साथ धुआं उठता है। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट जब टीचर साइंस लैब में आपको करके दिखाती थी, मतलब क्लासरूम की जगह साइंस लैब में आपको अलग अलग सब्सटेंसेस को, वहाँ पे क्या होता है वैसे, टेस्ट ट्यूब्स होते हैं ना, हाँ ऐसे, इनके बीच में अलग अलग सब्सटेंसेस को ऐड करके जब आपको दिखाती थी, तो आप ज़्यादा रिटेन कर पाते थे उसे अच्छे तरीके से, और आपको याद भी रहता था कि इसके साथ इसको मिक्स कर दिया तो क्या होगा, धुएं उठेंगे, हो सकता है आग लग जाए। ये कैसी आग लग रही है, रुको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं ना, दिखना चाहिए। समझ जाओ ये आग है, ठीक है। सो ये और ये मिक्स होगा तो आग बनेगी। जब आप इसे देखेंगे विजुअली तो ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जब आप ऑडियो विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मल क्लासरूम प्रेजेंटेशन से इंटरेस्टिंग हो जाती हैं चीज़ें, और आप रिटेन भी अच्छे से कर पाते हैं वो सारी चीज़ों को। अगर आपको याद हो तो प्याज के सेल दिखाए जाते थे स्कूल में, आई रिमेंबर बस उतना ही साइंस का, कि एक प्याज का छोटा सा टुकड़ा लिया जाता था, उसे रखा जाता था, आई डोंट नो कौन से इंस्ट्रूमेंट में, कोई इंस्ट्रूमेंट होता था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और फिर उसमें दिखाया जाता था कि ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं, ये होती हैं। वो चीज़ कितने अच्छे तरीके से याद है। बट यही चीज़ अगर आपने पढ़ी होती, साइंस में मैंने कितना कुछ पढ़ा था, कितना याद है आपको बताइए। मेरे याद रहने पे वो मत कीजिए, बट आपको कितना याद है आप खुद सोच के देखिए। तो वही होता है कि जो चीज़ें आप देख लेना आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद आती हैं। वो मूवी देखी है दृश्यम? दृश्यम मूवी में क्या है कि अजय कुमार जी फिल्म्स देखते हैं, वैसे वो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन वो फिल्म्स देखते रहते हैं, और फिल्म्स देखते देखते उनकी मेमोरी कितनी शार्प हो जाती है कि वो अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लेते हैं इतने बड़े क्राइम से भी, राइट। तो बस यही चीज़ है कि जो चीज़ें हम देखते हैं वो ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए रिटेन्ड रहती हैं हमारे दिमाग पे, और वही क्लासरूम टीचिंग्स में अपन कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे आप सिर्फ सुन रहे हैं। यहाँ पे देखिए टीचर है और आपको सुना रहा है। क्या आप कोई काम कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, आप सीख रहे हैं अभी काम। तो यहाँ पे आप क्योंकि जॉब नहीं कर रहे, बस सीख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं ऑफ द जॉब मेथड। सो ये एक हो गया ऑफ द जॉब मेथड। सेकेंड मेथड है हमारा फिल्म्स। से फिल्म्स में क्या होता है, ये बोलते हैं they can मतलब films can provide information and explicitly demonstrate skills that are not easily represented by other techniques। ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको समझानी हो और कोई और बाकी ट्रिक समझ में नहीं आ रही हो, बाकी कोई टेक्निक समझ नहीं आ रही हो आपको अच्छी तरह से उस पर्टिकुलर चीज़ को समझाने के लिए, तो उस टाइम पे हम फिल्म्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये उस चीज़ को पॉसिबल बना देती है जो बाकी टेक्निक्स नहीं कर सकती हैं। बाकी टेक्निक्स का मतलब क्या है? बाकी ऑफ द जॉब मेथड्स या ऑन द जॉब मेथड्स।
यूज इन कंजंक्शन विद कॉन्फ्रेंस डिस्कशंस, इट इज वेरी इफेक्टिव मेथड इन सर्टेन केसेस। ये बोलते हैं फिल्म्स दिखाइए, ठीक है, उसके साथ कॉन्फ्रेंस डिस्कशन कर लो। मतलब फिल्म दिखा रहे हो, बीच में थोड़ा सा मतलब जैसे एक सीन आया, रोक के यू आर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट दैट पर्टिकुलर सीन, तो उससे क्या होगा, आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे चीज़ों को। स्कूल में होता है ना कि मान लीजिए 4 दोस्त हैं, चारों दोस्त कोई एक पर्टिकुलर सीरियल देखते हैं या शो देखते हैं, फर्स्ट मैं बोलती हूँ बिग बॉस देखते हैं, ठीक है, ओके, बिग बॉस ही देखते हैं। तो चारों दोस्त बिग बॉस देखते हैं, चारों अपने अपने घरों में वो देख के आए हैं, लेकिन नेक्स्ट डे आके वो उस पर पूरे टाइम डिस्कशन करते हैं। तो दैट्स लाइक काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ओनली, कि फिल्म देखी आपने, मतलब वो चीज़ पर्टिकुलरली देखी आपने, उसके साथ साथ आपने डिस्कशन की, तो ऐसे सिनेरियो में और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, जिस पर्सपेक्टिव से आपने सोचा भी नहीं होगा। आप किसी कैरेक्टर को बिग बॉस में नेगेटिव कंसिडर कर रहे होगे, लेकिन अपने 3 दोस्तों के कन्विंस करने पे हो सकता है आप उसे पॉजिटिवली देखने लग जाओ, हो सकता है आप डीप में जाके सोचने लग जाओ, हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें। बहुत ही बेकार मैंने एग्जांपल दिया आपको, बट स्टिल काइंड ऑफ ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से फिल्म्स काम आती हैं एज अ ऑफ द जॉब मेथड के रूप में। सो ये हो गया एक और मेथड, ये बहुत छोटू सा था। अब हम जंप करते हैं हमारे थर्ड उस पे, जो है केस स्टडी। देखिए, आप मुझे बताइए, एक बार टीचर ने आपको बोला तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं। तुमने बोला मैम मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे पास पैसे कम हैं, मैं एक्स्ट्रा बुक्स नहीं खरीद सकता, मतलब मेरे पास रेफरेंस मटेरियल ज़्यादा नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं है जिनसे मैं बुक्स उधार ले लूँ, ये है वो है वो है वो है, ठीक है। टीचर आपको समझाएगा कि बेटा नेगेटिव चीज़ों को ड्रॉप डाउन करो और पॉजिटिव सोचो। आपके पास रिसोर्सेज हो सकता है कम है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑप्शन आपके पास निकल ही जाएगा व्हेन यू थिंक पॉजिटिवली एंड यू विल ट्राई टू अरेंज दोज थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। आप मुझे बताइए, टीचर का ये बोलना आपके ऊपर कितना इफेक्ट डालेगा। ये आप ही थे, अभी जो मैंने गरीब वरीब बोला ना, वो सारा आप हैं, कि आप गरीब हैं, आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, मैं गरीब हूँ, आपके पास रिसोर्सेज कम है, ये है वो है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि टीचर जब आपको बोलता है कि बेटा पॉजिटिव साइड की तरफ देखो, नेगेटिविटी से दूर रहो, ये करो वो करो, तो आपके ऊपर कितना इफेक्ट डलता है। इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे। ज़्यादा ऑबिडेंट हैं तो 1 घंटे के लिए आपके दिमाग में रहेगी वो चीज़ें, 2 घंटे बाद भूल जाएंगे। एक दिन आप इन्फ्लुएंस रहोगे, दूसरे दिन भूल जाओगे। लेकिन वहीं पे टीचर आपको बताए कि देखिए ये एक इंसान है, अब्राहम लिंकन, ये सड़कों पे बैठ के पढ़ते थे, ये स्ट्रीट लाइट्स में बैठ के पढ़ते थे, ये बने प्रेसिडेंट, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसी चीज़ें सुन के आप कितना मोटिवेटेड हो जाते हैं। कभी कोई मोटिवेशनल क्लास अटेंड की है आपने, या फिर आपके नॉर्मल क्लास में ही टीचर ने आपको मोटिवेट करने की कोशिश की हो, ऐसा लगता है कोई अलग ही एनर्जी अपने अंदर आ गई है। वो क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि आप यहाँ पे रियल लाइफ लोगों के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि भैया ये इंसान ने एक्चुअली लाइफ में ऐसा किया है। जब हम झांसी की रानी के बारे में सुनते हैं, जब हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें कैसे लगता है कि औरतें इतनी भी शक्तिशाली हो सकती हैं, इतनी भी समझदार और ये सब हो सकती हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आपको लगता है यार वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। चलो ठीक है, हम उतना नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ तो कर पाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में आप जब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो थोड़े से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यहाँ बस वही चीज़ लिखी हुई है कि आपको केस स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं, आपको रियल लाइफ के अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, रियल लाइफ के केसेस के बारे में बताया जाते हैं और बताया जाता है लोगों ने कैसे उन चीज़ों से डील किया। और यहाँ से आप समझते हैं चीज़ों को, यहाँ से आप लर्न करते हैं चीज़ों को, यहाँ से रिटेन कर पाते हैं आप चीज़ों को। सो ऐसे सिनेरियो में ये बोलते हैं कि आपकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे हो, एक्चुअली आप सिर्फ समझने का काम कर रहे हो, तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। क्या बोलते हैं? टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल एक्सपीरियंसेस से लेके cases represent attempts to describe as accurately as possible real problems that managers have faced
जो मैनेजर्स ने रियल प्रॉब्लम एट टाइम्स फेस की हैं उन्हीं का एग्जाम्पल देके यहाँ पे आपको समझाया जाता है. Trainees study the cases to determine problems, analyze causes, develop alternative solutions, select what they believe to be the best solution and implement it. So basically वही है कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स आपको दिए जाते हैं, अपने मैनेजर्स द्वारा ही फेस प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखा जाता है और आपको बताया जाता है कि ये ऑप्शन है जिनसे डील कर सकते हैं और उन ऑप्शन में से एक वो करके बताते हैं कि ये हम टाइम में, मतलब उस टाइम पे हमने ये पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट किया था तो उसका ये रिजल्ट था. ऐसा सब आपको सिखाया जाता है. सो केस स्टडी अगेन बहुत ही इफेक्टिव वे होता है किसी को भी ऑफ द जॉब कुछ नया सिखाने के लिए. सो ये था हमारा एक और ऑफ द जॉब मेथड. अब हमारा एक और ऑफ द जॉब मेथड आने वाला है जो कि है कंप्यूटर मॉडलिंग. इसको हम कैसे समझेंगे, इसके लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल ड्राइविंग स्कूल्स का. आप में से किसी इंसान ने अभी ड्राइविंग सीखी है या देखा है अपने बड़े भाई बहनों को ड्राइविंग सीखते हुए? पहले तो ऐसा होता था कि आपको रियल गाड़ी पे बिठा के घुमाया जाता था ऐसे एरियाज़ में जो आइसोलेटेड होते हैं ताकि आप ट्रेनिंग ले सके थोड़ी सी. लेकिन आजकल थोड़े डिफरेंट वे से वो सिखाई जाती है. आजकल क्या होता है, जो ये ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ऑफिस में एक कार बनाते हैं. ठीक है, नॉट द रियल कार बट ज़्यादातर उसके फंक्शंस बिल्कुल कार जैसे होते हैं. वो एक्चुअल कार भी नहीं होती, वहाँ पे ना एक चेयर होती है जो मूव करती है. ठीक है, आपको वो 3D वाला फील देने के लिए. 3D वाले वो देखे हैं क्या, जिसमें आपको फील दिलाया जाता है आप स्विंग्स पे हैं, आप इधर से उधर जा रहे हैं और यू फील इट, क्योंकि आपकी जो चेयर होती है वो ऐसे 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 मूव करती रहती है. 3D मूवीज़ देखी हैं, कितनी मज़ेदार रहती हैं वो. उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरे ये तो सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं. इधर से कुछ आएगा, अपन को लगेगा अरे ये हमारे ऊपर आ रहा है, यहाँ से कुछ जाएगा, हम स्विंग पे जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है. और ये सारी चीज़ें ज़्यादा फील के साथ आती हैं जब आपकी चेयर मूव करती है. राइट, तो ऐसे ही ड्राइविंग स्कूल्स में होता है कि आपकी चेयर मूव करती रहती है. आपके सामने 3 स्क्रीन्स होती हैं, यहाँ से लेके यहाँ 3 स्क्रीन्स ऐसे रखी जाती है, टीवी की तरह होती है वो. उसमें आपको दिखाई जाती है रोड. ठीक है, और आपके हाथ में दे दिया जाता है स्टेयरिंग, वो भी बनाया जाता है साथ में. और स्टेयरिंग के नीचे वो तीनों ऑप्शन होते हैं ना, वो ABC वाले, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच. ये तीनों ऑप्शंस होते हैं. गाड़ी जैसे सीखते हैं, गाड़ी जिनको नहीं चलानी आती है, जिनको नहीं पता बता दूं, ABC एक रूल होता है कि एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच करके 3 पैरों पे वो करने वाली चीज़ें होती हैं जिनको बेसिकली हम पैरों से प्रेस कर करके गाड़ी चलाते हैं, ऐसा कुछ होता है. ठीक है, सो बेसिकली ड्राइविंग स्कूल में क्या होता है, 3 स्क्रीन लगा दी जाती हैं, एक चेयर होती है जो मूव करती है, आप उसके ऊपर बैठते हो, 3 वो ABC हैं और स्टेयरिंग आपके हाथ में. आपको बिल्कुल रियल लाइफ का वो दिया जाता है कि ये रोड है जो चल रही है, आपको चलानी है यहाँ पे गाड़ी. ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेजेस भी आएंगे, हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी. कभी कभी ट्रक्स आ जाते हैं एक बार भर भर के. आपको बस देखना होता है कि आप वहाँ से अपनी गाड़ी को कैसे बचाएंगे. अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे ये 3D वाली चीज़ में, यहाँ ड्राइविंग स्कूल में अगर आप अपनी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक के साथ कर देते हैं, कितना नुकसान होगा, सोच के देखिए. चलिए इसको थोड़ी देर के लिए साइड कीजिए. अब इमेजिन कीजिए आप रियल लाइफ में, रियल गाड़ी में, 3D वाली में नहीं, रियल गाड़ी में रोड पे गाड़ी चला रहे हैं. ठीक है, और आप बकायदा बिल्कुल मतलब सही वे में रियल गाड़ी चला रहे हैं, सब कुछ यूज़ करते हुए, और यहाँ पे एक ट्रक के साथ आपका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है. आप मुझे ये बताइए दोनों में से ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा. एक था ड्राइविंग स्कूल का 3D मॉडल जहाँ पे आपको बिठा के आपको वो फील दिया जाता है कि आप रियल लाइफ में गाड़ी चला रहे हैं और वहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक के साथ. और दूसरे एग्जाम्पल में आप रियल लाइफ में, रियल प्लेस पे, रियल रोड पे रियल गाड़ी चला रहे हैं और आपका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है. ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा, रियल लाइफ वाली चीज़ में, क्योंकि 3D वाले में तो आपको फील दिया जा रहा है ना कि आपका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है, वाकई में थोड़ी ना हुआ है, बट यहाँ पे जो होगा वो वाकई में होगा. तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के साथ ये पर्टिकुलर चीज़ दी हुई है कंप्यूटर मॉडलिंग की. ये बोलते हैं यहाँ पे आपको
कंप्यूटर की मदद से कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, कुछ प्रोग्राम्स उसमें फीड किए जाते हैं और उनकी मदद से आपको एक फील दिलाया जाता है कि भैया देखिए हम इस तरह से काम करने वाले हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से काम चलता है, इसके बाद ये होता है, उसके बाद वो होता है, उसके बाद वो होता है, आपको यहाँ पे गाड़ी वो रोकनी होती है, चीज़ें आपको ये करना होता है, वो करना होता है। अब कंप्यूटर पे आप 10 बार मिस्टेक करोगे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यही चीज़ आपको बिठा के एक्चुअल मशीन्स पे सिखा रहे होते और वहाँ आप कोई मिस्टेक कर देते तो लाखों का नुकसान हो जाता। तो कंप्यूटर मॉडलिंग को आप मान लीजिए आपके ड्राइविंग स्कूल की वो एक पर्टिकुलर सीट जो कि क्रिएट की गई है 3D मॉडल के साथ, और इसके थ्रू आपको नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही है, एक बार गूगल करके देखिएगा 3D कार ड्राइविंग, ठीक है, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि अरे इसमें ऐसा होता है, तो फिर आपको पूरी कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगी। क्योंकि मैंने वो चीज़ एक्चुअली देखी हुई है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से वो कर पा रही हूँ, उसको समझ पा रही हूँ और बता पा रही हूँ। बट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे 3D कार्ड्स नहीं देखी हो तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आ रही हो। तो पहले सबसे पहले गूगल कीजिए क्या कि 3D कार्स कैसे चलती हैं, किस तरह से वो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन होता है ड्राइविंग स्कूल्स में, ठीक है। तो कंप्यूटर मॉडलिंग में भी ऐसा ही होता है, कंप्यूटर्स पे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जहाँ पे आपको एक फील दिया जाता है कि आप काम कर रहे हैं, और वहाँ पे आप जो गलतियाँ करते हैं वो कॉस्ट भी इनकर नहीं करती, क्योंकि वो गलतियाँ तो 3D मॉडल में हो रही हैं, एक्चुअली नहीं हो रही हैं। वेयरएज अगर यही चीज़ आपको मशीन्स पे करने के लिए बोल देते तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते थे ऑर्गेनाइजेशन का। सो ये था हमारा एक और ऑफ द जॉब मेथड। अब हम पढ़ते हैं एक और मेथड ऑफ द जॉब का। इस मेथड का नाम है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये क्या करते हैं, इसके लिए फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये है आपकी क्लासरूम, ठीक है। इस क्लासरूम में सीखने वाले हैं आप सिलाई कढ़ाई के बारे में। अब आप सबको पता होगा सिलाई कढ़ाई पहले हाथ से हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत अलग अलग तरह की मशीन्स आने लगी हैं मार्केट में। अब सिलाई कढ़ाई करके आप क्या करेंगे, या तो किसी डिज़ाइनर शॉप पे लग जाएंगे अगर आपको अच्छी आती होगी, या फिर किसी टेलर के यहाँ पे काम करने लग जाएंगे, राइट। तो दो उसके वो हो सकते हैं, या तो टेलर के यहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर आप किसी शोरूम में काम कर रहे हैं, बुटीक पे, ऐसे बोल सकते हैं। ये तो हो गया कि एक्चुअल लाइफ में आपको कहाँ कहाँ काम करना है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब आप सोचे कि मुझे सिलाई कढ़ाई करनी है दूसरे ही दिन आप टेलर के पास पहुंच जाते हैं। इन बिटवीन आप कुछ सीखेंगे तो सही। टेलर आपको किस बेसिस पे रखेगा, आप उसके पास गया, उसने आपसे पूछा ब्लाउज सिलना आता है, आप बोलेंगे नहीं वो तो आप सिखाएंगे। उसने बोला आपको पेटीकोट सिलना आता है, आपने बोला नहीं वो तो आप बताएंगे। उसने पूछा साड़ी में फॉल लगाना आता है, आप वो बोलेंगे वो क्या होता है, तो वो बोलेगा बेटा तुम घर जाओ, यहाँ पे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्यों ऐसे इंसान को अपने पास रखेगा जो कुछ भी सीख के नहीं आया। तो यहाँ से मतलब आपके सोचने से लेके आपकी एक्चुअल जॉब ज्वाइन करने से के बीच में एक फेज आता है जिसमें आप क्या लेते हैं, आप लेते हैं ट्रेनिंग। यहाँ पे आप सीखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे क्या काम करना है। तो अब आप जब आपने सीख लिया, इसको डिलीट कर रही हूँ मैं, अब आपने सीख लिया है कि आपको सिलाई कढ़ाई ही करनी है, ठीक है, आपने समझ लिया, आपने रियलाइज कर लिया। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एक ऐसे क्लासरूम में जहाँ पे आप टीचर को बोलेंगे सर मुझे सिलाई कढ़ाई सीखनी है, या मैम को बोलेंगे आप सिलाई कढ़ाई सीखना चाहते हैं। वो बोलेंगे बैठ जाओ अपनी सीट पे जाके। ऐसी 15 सीट्स उन्होंने रखी हुई थी अपने पास। हर 15 सीट पे एक एक मशीन रखी हुई थी, सिलाई वाली मशीन रखी हुई थी, या एक्चुअल मशीन थी। यहाँ पे आपको सिलना सिखाया गया, यहाँ पे आपको कुर्ता पजामा और ये सब काटना सिखाया गया, सिलना सिखाया गया। और जब आप एक बार एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आपको निकाल के यहाँ से टेलर या फिर शोरूम पे, बुटीक पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगेन ध्यान से समझिएगा, एक टाइम ऐसा था कि आपके दिमाग में वो विचार आया कि मुझे सिलाई कढ़ाई सीखनी है और मुझे यही करना है लाइफ में, और एक विचार है कि आप टेलर और कहाँ गए, बुटीक पे गए। लेकिन इन दोनों के बीच में एक फेज आता है जिसको आप बोलते हैं कि आप सीखने वाला फेज है ये आपका। यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें बनाना सीखेंगे। सो दिमाग में आया तो आपको एक क्लासरूम में लेके जाया गया
जहाँ पे वही मशीन्स रखी हुई हैं जिनके साथ आप काम करने वाले हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस क्लासरूम में वही मशीन्स रखी हुई हैं जो आप अपनी जॉब में फाइनली इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो आपको जॉब पे नहीं बिठाया गया, आपको अलग एक प्लेस पे रखा गया है जहां पे आप सीख लेंगे तो आपको शिफ्ट करने के बारे में सोचा जाएगा। ये उन कामों में होता है जहां आपको लगता है कि इंसान इतना तो डिसेंट है कि मशीन्स के साथ थोड़ा सा काम कर लेगा और मशीन्स खराब नहीं करेगा। जहां ये उम्मीद ही नहीं होती कि इंसान मशीन के ऊपर काम कर सकता है, वहां पे आपके हाथ में रियल लाइफ की मशीन्स नहीं देंगे। वहां पे फिर आपको कंप्यूटर मॉडलिंग के लिए भेजेंगे कि कंप्यूटर मॉडलिंग में जाओ, वहां पे सीख के आओ, सारी मिस्टेक्स करके आओ, जब थोड़े से बेटर हो जाओगे तो तुम्हें ऐसी क्लासरूम्स में लाने का मौका मिलेगा। सो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब ऑन द इक्विपमेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड है, आप इक्विपमेंट के ऊपर ही काम सीख रहे हैं। दे विल बी यूजिंग वही इक्विपमेंट जो कि आप एक्चुअली यूज करने वाले हैं अपने काम में, बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। एक्चुअली तीनों लाइन जो लिखी हुई है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ही कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस्ड है, तो एक भी वर्ड स्किप मत कीजिएगा। इट सेज कि ट्रेनिंग जो होती है वो एक्चुअल वर्क फ्लोर पे कंडक्ट नहीं की जाती, इट इज अवे फ्रॉम दैट वर्क प्लेस। एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट्स आर क्रिएटेड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में बिल्कुल वैसा ही एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है जैसे कि आपके काम वाली जगह पे होने वाला है। आपको पूरा फील दिया जा रहा है कि देखो तुम्हें लाइफ टाइम ये काम करना है। एंड एम्प्लॉयज यूज द सेम मटेरियल। एम्प्लॉयज क्या करेंगे, सेम मटेरियल यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था ना मशीन्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे हर इंडिविजुअल को मशीन दे रहे हैं, कपड़ा देंगे सिलने के लिए, मेजरमेंट टेप्स और ये और वो पता नहीं क्या क्या देंगे, चॉक्स वगैरह काटने के लिए सिजर्स देंगे, और ये सारी ही चीज़ें आपके एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में होंगी, याद रखिएगा। फिर ये बोलते हैं This is usually done when employees are required to handle sophisticated machinery and equipment. ये तब किया जाता है जब इंसान को sophisticated machinery और equipment को handle करना सिखाना हो, या फिर वो आगे फ्यूचर में ही करने वाले हैं। तो इस तरह से वर्क करती है हमारी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। और इसके एग्जाम्पल में हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि भैया ये क्या है हमारे लिए एक मतलब इसके एग्जाम्पल में बेसिकली यू कैन राइट दैट सिलाई कढ़ाई वाला एग्जाम्पल ही। अब हमारी आती है एक और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। ओके, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, ये बोलते हैं information is broken into meaningful units and these units are arranged in a proper way to form a logical and sequential learning. जो ज़्यादा वो है वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। From simple to complex, the training gets through these units by answering question or filling the blanks. Okay, कोई भी गेम अगर हम खेलते हैं मोबाइल पे या कैसे मर्जी, इनिशियली उस गेम के जो फेजेस होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, आप इजीली एक एक करके जीतते जाते हो। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा जीत लेते हो तो एक फेज़ आता है जहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जीतना। जैसे कैंडी क्रश आया था, इनिशियल वाले जो उसके फेजेस थे, मतलब इस इनिशियल वाले जो गेम्स थे 1 2 3 वाले, ये कितने सिंपल थे, इजीली कोई भी पता लगा सकता था कैसे उस गेम को प्ले करना है। लेकिन जाते जाते वो कितने इंटेंस हो गए। सेम वे टेम्पल रन, इनिशियली वो चलता है तो कितना स्लो चलता है, लेकिन एक टाइम एक फेज़ आप क्रॉस कर लो तो वो एकदम फास्ट चलने लग जाता है। या फिर मैं बोलूँ पबजी का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने खेली नहीं है, बट जितने भी गेम्स होते हैं वो इनिशियल फेज़ में बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन आगे 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 वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में कि पूरी इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स में बांटा जाता है और उन्हें अरेंज किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट। इंसान शुरू करता है, मतलब ट्रेनी शुरू करता है सिंपल से करते मुश्किल पे आना। एंड ट्रेनिंग गोज थ्रू दीज यूनिट्स बाय आंसरिंग क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स। जो भी ब्लैंक्स हैं वो फिल करके या फिर क्वेश्चंस के आंसर्स देके इंसान अपने लेवल्स को बढ़ाता जाता है। जैसे गेम्स में हम गेम्स खेल के अपने लेवल्स को बढ़ाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे अगर आपको अपने लेवल्स को बढ़ाना है तो आपको आंसर्स देने पड़ेंगे क्वेश्चंस के, या फिर ब्लैंक्स को फिल करना पड़ेगा। अगेन पूरी इन्फॉर्मेशन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना और ऐसे सीक्वेंस में लगाना जो कि ईजी टू डिफ़िकल्ट के उसमें चलती है, और ईच लेवल क्रॉस करता है ट्रेनी
जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती है वो और बड़े पढ़ाव पे जाता रहता है, और इस तरह से उसकी क्या होती है, एक और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो जाती है। सो ये था आपका पूरा ऑफ द जॉब मेथड्स या फिर ऑन द जॉब्स, वो भी हमने पढ़ लिए हैं सारे के सारे। सो यहाँ पे पर्टिकुलर ये टॉपिक ख़त्म होता है। कंग्रेचुलेशंस। ना सिर्फ इतना बल्कि आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। हाँ, कुछ केस स्टडीज़ हैं, कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो हम देखेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव जितना भी पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। सो अब आप एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बट केस स्टडीज़ को मिस मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट उससे पहले यू कैन टेक योर ब्रेक। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उस लिंक पर चले जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। एंड इसके अलावा अगर आपको 11th-12th की बिजनेस स्टडीज़ में कोई भी इशू है तो आप जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट में, जहाँ पे अलग से 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं 11th और 12th बिजनेस स्टडीज़ के लिए। वहाँ जाके आप टॉपिक बाय टॉपिक अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।